Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at CompSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 24 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736. लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑर्डर क्वांटिटीज को, जो हमने अच्छी तरह कवर अप भी किया था और आइडेंटिफाई भी किया था। हर चीज को हमने देखते गए थे इसमें कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कैसे इन्वॉल्व हैं। आज हम देखेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्डर क्वांटिटीज के, इसमें मॉडल्स कैसे बने हैं, उनमें मॉडल्स में वेरिएशंस कैसे आई हैं। कुछ एग्जांपल्स करेंगे रिलेटेड टू ऑर्डर क्वांटिटीज जिसमें ईओक्यू भी होगा एंड मैनी अदर आइटम्स दैट आर बीइंग अवेलेबल, और वो भी हम उसमें देखते जाएंगे क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे कि ऑर्डर क्वांटिटीज में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, और उसमें हम फर्दर देखते जाएंगे कि सेफ्टी स्टॉक दैट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द योर ओवरऑल ऑर्डर क्वांटिटीज, उनको कैसे हम कहेंगे, किस तरह किन बेसिस पे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें हमें रिक्वायर्ड आती हैं। तो ये हमारा आज का बेसिक्स होंगी, बेसिक्स को हम यहीं से लेके चलेंगे एंड देन वी मूव फर्दर टुवर्ड्स इट, कि हम लोग उसके बाद देखेंगे कि ये कहाँ पे किधर पे लायक करते हैं। सो मूविंग फर्दर, तो पहले मैं जैसे हर दफा बताता हूँ, बुक्स में अगेन वही है, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन बाय टोनी आर्नल्ड, ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट बाय फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 11th एडिशन बाय शेज एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर। तो ये हम लोग की बुक्स हैं जो उसमें यूज होंगी और जिनको यूज करते हुए हम आगे फर्दर चलेंगे। सो दीज आर द रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्डर क्वांटिटीज। ऑर्डर क्वांटिटीज के अंदर हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है, और ये अब इसी को हम लोग लेके, अब देखिए लास्ट टाइम हम लोगों का सिर्फ ईओक्यू की हमने थोड़ी सी एक आध एग्जांपल की थी, उसके बाद हमने क्वांटिटी डिस्काउंट को एक आध दफा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखा था एंड देन वी लेफ्ट इट। आज थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाएंगे कि इस मॉडल के अंदर फर्दर वेरिएशंस क्या क्या आ सकती हैं, व्हाट वेरिएशंस एग्जिस्ट इन दिस मॉडल, इस मॉडल में क्या वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं और उस वेरिएशंस को हम कैसे और किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, इन वेरिएशंस को हम कैसे और किस तरह से मैनिपुलेट करके आगे लेकर चलते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर, इसको फर्दर आगे देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें बेसिक्स हैं और किन बेसिक्स को हमने इसमें आइडेंटिफाई करना और इन्वॉल्व करते हुए इसमें फर्दर किस तरफ हम लोग जा सकते हैं या किस तरफ हम इसको फर्दर मूव करके आगे निकल सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी। तो ऑर्डर क्वांटिटीज को हम यहाँ देखेंगे कि ऑर्डर क्वांटिटीज हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे आगे डेवलप हो रही हैं। सो इसी की को शुरू करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं विद आवर बेसिक्स ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं, अब मैंने जब पहले भी कहा था अनसर्टेनिटी इज अ बिग इशू, कि जब भी हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि वो काफी यूं कह से कि आप यू डोंट नो द 100% करेक्शंस ऑफ दैट थिंग। तो उसमें हम फिर यूज कर रहे होते हैं नॉर्मली प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। मुझे नहीं पता कि मेरी डिमांड कितनी है, मुझे नहीं पता कि मेरे पास पूरे साल में कितना डिमांड होनी है, मैं जो सिर्फ एस्टिमेटेड पता है। तो उसमें आप कोशिश ये कर रहे होते हैं कि आप उसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लगाएं। कौन सा मॉडल लगाएं? आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लगाएं, और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल लगा के ही उसमें से आप कुछ अखज़ करने की कोशिश करें या कोई चीज उसमें से डेवलप आउट करने की कोशिश करें। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक में हमें ये चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स क्या है। अगर ये कंडीशंस हुई इकोनॉमिकली तो तब क्या होगा, तो अगर ये कंडीशंस होंगी इकोनॉमिकली तो तब इतने % चांसेस है कि इतनी सेल्स होगी, तब अगर ये कंडीशन हुई तो हमारी ये चांसेस होंगे। अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स को देखने के, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स में फर्दर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। फिक्स्ड पीरियड सिस्टम्स को देखना है। किसको देखना है हमने? फिक्स्ड पीरियड सिस्टम्स को, कि फिक्स्ड पीरियड सिस्टम्स हमारे पास कौन कौन से हैं और उन्हें किस तरह से हम डील करते हैं और किन बेसिस पे वो डील करके आगे चल रहे होते हैं। तो व्हाट आर द फिक्स्ड सिस्टम्स, और उनको हमने उसी हिसाब से वेरिएट कराना है। ईओक्यू के सारी बातें सारे बेनिफिट्स नहीं है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू सी कि उन कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। फिर देखेंगे पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी, POQ। नाउ दैट इज द समथिंग जो हमने देखना है कि इसमें क्या चीजें आती हैं। अब जैसे हमने प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी देखा था, अब देखें पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी के, पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी में भी हमने क्या किया था, चेंज किया था प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी को, और उसके बाद उसको देखा था। दो आपको अगर उसमें से मे भी कोई चीज अभी नहीं क्लियर हुई हो तो डेफिनेटली हमने एक दफा इसकी रिवाइजन लाजमी करनी है। तो अब जब आगे हम रिवीजन करेंगे तो यू कुड हैव अ बेटर आइडिया कि यार इसको हमने कैसे और किस बेसिस पे मैनेज करना है और मैनेज करके आगे लेकर चलना है। तो ये हमने लाजमी देखना है कि उसमें हमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे हमने उसको लेकर फर्दर मूव करना है कि हम उसे कैसे
फर्दर आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये हमने देखना है कि इसमें के पीओक्यू प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी को रिविजिट करना है, दैट शुड बी रिमेंबर्ड, एंड पीरियड ऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू को फर्स्ट टाइम एक दफा रिवीजन हमने जरूर देनी है, बिकॉज ये वन टाइम में चीजें समझ आने वाली नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आती हैं। तो इसीलिए हम इसे वंस फॉर ऑल एक दफा रिविजिट जरूर करेंगे इस टॉपिक को, और उसको फिर हम आगे फर्दर आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किन बेसिस पे ये चीजें आगे चल रही हैं। तो ये हमने देखना है। तो ये चीजें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज का, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये चीजें हमने कैसे और किन बेसिस पे हमने अप्लाई करनी है और किस तरह से अप्लाई करके हमने आगे लेकर चलते जाना है। हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट, कि हमने उसे कैसे मूव करना है और किन बेसिस पे मूव करा के उसे आगे लेकर जाना है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक। बात करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक की। इट इज यूज्ड व्हेन डिमांड इज नॉट कांस्टेंट और सर्टेन, जब हमें नहीं पता कि हमारे पास डिमांड कांस्टेंट नहीं है और सर्टेन भी नहीं है, ना कांस्टेंट है ना सर्टेन है। यूज सेफ्टी स्टॉक टू अचीव अ डिजायर्ड सर्विस लेवल एंड अवॉइड स्टॉक आउट। क्या करेंगे हम, एक तो आप अपने पास रखेंगे क्या, सेफ्टी स्टॉक, और वो अवॉइड कराया किसको, स्टॉक आउट को। किसको कराएगा, स्टॉक आउट को, कि जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसको स्टॉक आउट जो है वो हमारे पास वेरिएट कराएगा और उधर ही से हमें गाइडेंस देगा कि हमने किधर पे, कैसे और किस जगह पे किस तरह से मैनेज करके आगे चलना है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट, दैट हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट। तो यूज ऑफ सेफ्टी स्टॉक टू अचीव अ डिजायर्ड लेवल। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि सेफ्टी स्टॉक को यूज करें जिससे, ताकि हम इसको अवॉइड कर सकें। किसको अवॉइड कर सकें, इसको अवॉइड कर सकें। और जब हम इसको अवॉइड करेंगे तो देन इट वुड बी अ डिफरेंट वन। तो रीऑर्डर पॉइंट इक्वल टू डी इंटू एल, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, ठीक है ना, डी इंटू एल प्लस सेफ्टी स्टॉक। जो सेफ्टी स्टॉक रखना है कि खुदा ना खास्ता अगर डिमांड ऊपर गई तो तब हमने कैसे मैनेज करना है, नीचे आई तो तब हमने उसे कैसे मैनेज करना है। मींस ईच एंड एवरी आइटम मस्ट बी अंडरस्टूड इन अ वेरी क्लियर मैनर, कि आपको पता हो कि वो किस तरह से हमने उसे मैनेज करना है। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, अब क्या हो गया यहाँ पे, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट इक्वल टू द सम ऑफ यूनिट शॉर्ट, यानी कि सम ऑफ यूनिट शॉर्ट इनटू द प्रोबेबिलिटी एंड द स्टॉक आउट कॉस्ट per unit and the number of orders per year. That is a very big formula. याद कर लीजिएगा, इसे याद, that would be helpful for your final exams. ये याद कर लीजिएगा। Annual stock out cost क्या आएगी, पहली चीज annual stock out cost equals to sum of the units short, कितने units short हुए into probability, यानी कितने units short हुए into probability into stock out, into स्टॉक आउट इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यानी ये हमारे पास आ रही पहली चीज, सम ऑफ द यूनिट शॉर्ट्स, कितने यूनिट शॉर्ट हुए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, प्रोबेबिलिटी क्या रही है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट, एंड द स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, जो कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, के एक स्टॉक आउट जब हो रहा है तो उसकी क्या स्टॉक आउट कॉस्ट हमें पर यूनिट पड़ रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, के क्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स रहे हैं पर ईयर, के पर ईयर हमारे पास, अगर मैं बात करूं क्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स साथ साथ लेकर हम आगे चलते रहे हैं, किन बेसिस पे हमने आगे इन्हें लेकर आगे चलते गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी हैं। तो एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई, द सम ऑफ यूनिट शॉर्ट कितने आ गए, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने गए हैं, एंड द स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। तो इन चीजों को हमने सामने रखना है और इनको आइडेंटिफाई करते जाना है कि हमने किन बेसिस पे कैसे डेवलप करनी है इन चीजों को, और उसके बाद ही हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमने इन्हें किस लेवल पर लेकर जाना है, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट। तो दैट इज द वेरी गुड थिंग। हमें जब इसकी बात करेंगे तो दैट इज एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, द सम ऑफ यूनिट शॉर्ट इनटू प्रोबेबिलिटी, द स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, के नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर हमारे पास कितने हैं और वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे या कैसे वो पूरे होंगे। तो दैट इज द सम ऑफ द यूनिट शॉर्ट एंड द प्रोबेबिलिटी इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं पर ईयर, के पर ईयर कितने ऑर्डर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आ गए जी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एंड सेफ्टी स्टॉक, के प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स क्या हैं और सेफ्टी स्टॉक क्या एग्जिस्ट कर रहा है। सो मूविंग फर्दर, सेफ्टी स्टॉक एग्जांपल अब देखते हैं कि सेफ्टी स्टॉक को कैसे हैंडल किया जाता है। रीऑर्डर पॉइंट कितना है जी, 50 यूनिट्स, यानी कि जब मेरे पास 50 यूनिट रह जाएंगे
तो आई एम गोइंग टू रीऑर्डर। ठीक है, स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है जी, $40 पर फ्रेम, एक फ्रेम की $40 है। ऑर्डर्स कितने 6 जा रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट $5 पर फ्रेम पर ईयर। एक कैरिंग्स को, एक फ्रेम को पर ईयर के लिए कैरी करने के लिए उन्हें $5 की यानी कि कॉस्ट लगेगी। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, देखो यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70। तो जैसे ही 50 पे पहुंचेगा तो वी आर गोइंग टू रीऑर्डर पॉइंट। क्या हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट है, और वो कहता है प्रोबेबिलिटी क्या है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स के। रीऑर्डर पॉइंट यहाँ पे वो ये कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या है कि इतने पे चांसेस होंगे कि हमारे पास स्टॉक आउट होगा, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, इतनी ही प्रोबेबिलिटी होगी, इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स है, 0.2 एंड 0.1। तो टोटल हमारे पास बन रहे 1। कितना आ रहा है हमारे पास, नंबर 1 आ रहा है, तो 1.0 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारे पास, 1.0। अब ये तो हमने कर लिया, उसके बाद अब आगे जो फर्दर मूव करेंगे वो किस तरफ मूव करेंगे, दैट इज टूवर्ड्स, अब हमने कैलकुलेशंस करनी है। क्या करनी है, अब हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है कि हमारे पास कैलकुलेशंस किस तरह, यानी कैलकुलेटिव मेजर्स क्या क्या हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखना, सेफ्टी स्टॉक हमारे पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास, 20 आ रहा है, और यहाँ 10 है, हमारे पास 10 आ रहा है। वो कह रहा है एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट, जारी बात है 20 यूनिट्स आप एडिशनल करेंगे तो होल्ड कर रहे हैं ना, तो 20 into 5 तो कहेंगे $100 एडिशनल पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम $50 एडिशनल पे कर रहे हैं, यही बात है। अब यहां पे अगर मैं कहता हूं $50 यहां पे कर रहे हैं, 10 यूनिट्स की बात करें, किसकी बात करें, 10 यूनिट्स की। तो 10 यूनिट्स अगर मैं पीछे करूं तो मेरे पास यहां पे ये आ रही प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास दैट इज कि ऑलमोस्ट 10 into 0.1। क्या है, 0.1 इज द प्रोबेबिलिटी। क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी है। क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी है, इनटू $40 इज माई ओवरऑल स्टॉक आउट। स्टॉक आउट कॉस्ट है, कितनी चांसेस है, यानी 10 के चांस शॉर्ट होने के चांसेस कितने हैं, 0.1 के 10 से हमें शॉर्ट होगा, और उसकी पर यूनिट चार्ज कितना है, दैट इज $40, और 6 ऑर्डर्स जाएंगे। यानी वही फार्मूला लगाया जो मैंने कहा था बड़ा वाला है, और उसमें उसने कहा जी हमारे पास कॉस्ट कितनी पड़ेगी, दैट इज 240। और यहां पे हमने कहा जी कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगी, अगर यहां पे आए तो स्टॉक आउट कॉस्ट, तो यहां पे हमारे पास यहां पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब अगर सेफ्टी स्टॉक यहां पे आ रहा है तो 20 into 5 तो हमने कहा जी 100 के आ रहा है। 0 अगर सपोज कोई सेफ्टी स्टॉक ना मैनेज करें तो 10 के 10 शॉर्ट हो जाएंगे, 20% शॉर्टेज की वैल्यू आ जाएगी, प्लस 20। अब यहां पे देखो ये दोनों शॉर्ट होने के चांसेस हैं, किसके हैं, सेफ्टी स्टॉक, ये दोनों चीजें नहीं है, तो इसका मतलब है टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई, 960 की आ गई, दैट इज $960। कितनी आ रही है मेरे पास, $960 आ रही है कि हमारे पास इतनी हमारे पास एडिशनल कॉस्ट आनी है। तो दैट मीन्स एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट भी आती है, स्टॉक आउट भी आती है। कितनी आती है, स्टॉक आउट भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती है कि हमारे पास इतने हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक जो था वो हमने उसमें मैनेज करना था, ये कैसे हम लोग वैल्यूएट करेंगे। मैं बैक स्लाइड पे जा रहा हूं, जरा देखिएगा दोबारा। हमने यहां से शुरू किया था, हमने कहा जी स्टॉक आउट कॉस्ट 40 पर फ्रेम है, हमने कहा जी सेफ्टी स्टॉक है, नंबर ऑफ यूनिट्स कहते हैं 30 अगर रखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट जो है वो होने की कितनी है, 0.2। 40 अगर जाए तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0.2, एंड 50 पे जाए 0.3 पे, 60 पे जाए तो है 70 पे बहुत कम चांसेस है कि हमारा स्टॉक आउट होगा। इससे पहले हमने देखा था कि स्टॉक आउट में हमारे पास कोई चीज नहीं थी, हमारे पास कंप्लीट में वैल्यूज आ नहीं थी। अब हमने कहा जी रीऑर्डर पॉइंट मेरे पास कितना था, 50 पे था, कि 50 जब रह जाएंगे तो मेरे पास रीऑर्डर पॉइंट है। अब 50 से अगर ऊपर जाएंगे 40 यानी 10 का होगा, तो 10 में हमारे पास 0.1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है, और अगर 20 कम होंगे तो दैट मीन्स 0.2 का हमारे पास प्रोबेबिलिटी के चांसेस है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं यहाँ पे से अगर आप गौर से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास अगर 20 का फर्क है तो वहां पे मेरे पास वेरिएशंस आ रही हैं। अब देखें यहाँ पे 20 अगर मैं रख रहा हूं, कितना रख रहा हूं सेफ्टी स्टॉक में, 20 रख रहा हूं, तो 20 into 5। अगर मैं 20 के 20 अपने पास सेफ्टी स्टॉक में रखे हुए तो इसका मतलब है 20 into 5। तो मैंने कहा जी स्टॉक आउट कॉस्ट कोई भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट होगी, यानी कि सेफ्टी स्टॉक 20 गिव्स द लोएस्ट टोटल कॉस्ट ऑफ दैट इज 70 फ्रेम। कितनी करेंगे, 70 फ्रेम्स कर रहे हैं कि 70 फ्रेम्स में हमारे पास आएगी। अब यहाँ पे उसी के हिसाब से हम उसकी यहाँ पे क्या रख रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज भी रखते जा रहे हैं। 10 पे आएंगे, किस पे आएंगे हम, 10 पे आएंगे, तो 10 पे हम कहेंगे कि दैट मीन्स कि हमारे पास ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो कितनी आ रही है हमारे पास, कि दैट इज ऑफ $50 और 50 10 into 5 प्रोबेबिलिटी 40 इज द 40 into 6, तो दैट इज 240 इज इक्वल टू 290। कितनी आ गई, 290। आई एम गोइंग बैक टू द स्लाइड, जरा गौर से देखिएगा, एक फार्मूला आपको दोबारा दिखाना है ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो, बिकॉज आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा अगर आप फार्मूला साथ नहीं देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला, दैट इज द फार्मूला एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। वो कह रहा है एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है।
सम ऑफ द यूनिट शॉर्ट, कितने यूनिट शॉर्ट होने के चांसेस हैं, क्या है, सम ऑफ द यूनिट शॉर्ट, जो शॉर्ट हो जाएंगे यूनिट्स, इनटू प्रोबेबिलिटी, क्या करेंगे, इनटू प्रोबेबिलिटी, इनटू द स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, के स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट होने के कितने चांसेस हैं। और उसके बाद आगे देखो, तो उसमें आगे नीचे जा रहे हैं तो वो कह रहा है जी कि सबसे पहले आएगा जी नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो यानी कह रहे सम ऑफ द यूनिट शॉर्ट, कि कितने शॉर्ट होने के चांसेस हैं, यानी कितने शॉर्ट हमारे पास यूनिट्स हो जाएंगे, यानी कितने शॉर्ट होने के चांसेस हमारे पास नजर आ रहे हैं, सम ऑफ यूनिट्स शॉर्ट। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो गौर से देखें तो यहां पर शॉर्ट कितने यूनिट्स हैं, 10, कितने शॉर्ट है, यहां पे 10 है, और यहां कितने यूनिट शॉर्ट हैं, दैट इज 20, यानी 20 यूनिट्स हमारे पास शॉर्ट है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स, अगर मैं यहां पे 20 मेंटेन कर रहा हूं तो और बात है, यहां 10 मेंटेन कर रहा हूं तो और बात है, यानी हर एक जगह पे स्टॉक आउट की कॉस्ट आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास, स्टॉक आउट कॉस्ट आ रही है। तो अगर मैं कहूं यहां पे, अब देखें तो यहां पे हमारे पास आ रही है पहली चीज, सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है हमने, पहले में 20 रखना है, कितना रखना है 20, तो 20 इंटू 5 यानी एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट कितनी रख रहा हूं मैं, 100 की, तो 100 की मैंने यहाँ पे एडिशनल मेंटेन कर लिया। जहां पे सेफ्टी स्टॉक मैंने 10 का रखा तो मैंने कहा 10 इंटू 5 50 आ गया, 50 आ गया। 10 पे मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी, दैट इज 0.1 आ रही थी, 0.1 पे आ रही थी, और उसी के हिसाब से मैंने कहा जी कि मेरे पास कितना आएगा, दैट इज 0.1 40 आएगी, यानी 40 का मेरे पास आएगा कि स्टॉक आउट यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे नजर आएगा। तो दैट इज 240 इक्वल्स टू 290, बिकॉज यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज अगेन द सेम मैनर इट इज बीइंग वर्किंग, यानी कि आप जब उसके बाद चल रहे हैं तो उसके आगे आगे चलते जा रहे हैं और उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि कोई स्टॉक आउट ना हो। तो अगर मेरे पास 50 का 50 रख रहा हूं तो इसका मतलब है स्टॉक आउट को जो भी के भी चांसेस हैं, तो स्टॉक आउट कैसे निकाल रहे हैं, तो वहां पे हमने कहा जी 20 आया इंटू 155, तो हमने कहा जी एडिशनल अगर 20 रख रहे हैं तो 20 इंटू 5 100, तो दैट इज 0 और 100 आ गया, स्टॉक आउट कॉस्ट कोई भी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ 10 रखूंगा सेफ्टी में तो 10 आएगा, तो बाकी 10 जो है हमारे पास क्या आएगा, दैट इज अगेन प्रोबेबिलिटी 10 से आएगी, तो प्रोबेबिलिटी 40 इंटू 6, तो 240 आएगी। अगर मैं कोई स्टॉक आउट नहीं रखूंगा, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखूंगा, तो 10 प्लस 20 दोनों चीजें शॉर्ट पड़ जाएंगी मेरे पास, 10 और 20 दोनों। तो जब दोनों शॉर्ट पड़ जाएंगे तो देन वी हैव अ टोटल ऑफ 960। तो सेफ्टी स्टॉक ऑफ 20 फ्रेम्स गिव्स द लोएस्ट टोटल कॉस्ट, कि जब आप 20 रखेंगे तो लोएस्ट टोटल कॉस्ट रखेंगे, बिकॉज आरओपी प्लस 50 प्लस 70 तक हम लोगों ने यहाँ पे गई है, और यहाँ पे भी हम लोग कहाँ गए थे, 70 फ्रेम्स तक गए हुए थे, यही 70 फ्रेम्स तक गए थे, 20 बढ़ गया था और 10 बढ़ गया था, और 20 तक गए थे तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी, कोई हमारे पास स्टॉक आउट होने के चांसेस नहीं है। प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स को देखते हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स हमें क्या कह रही हैं। जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स की, तो एक चीज को हमेशा याद रखना, जब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, मेरे पास है रीऑर्डर पॉइंट ये, अब असूलन यहां से क्या होता था, स्ट्रेट लाइन आती थी, लेकिन ये क्या शो कर रहा है कि ये गैर हमवार है, नामवार सी है। तो इसका मतलब यह है कि जो उसकी जो यूजेज है वो कांस्टेंट नहीं है, क्या नहीं है, उसकी यूजेज कांस्टेंट नहीं है। हमने रीऑर्डर पॉइंट तो डिफाइन किया हुआ क्या था, 350 प्लस सेफ्टी स्टॉक ऑफ 16.5, तो 366.5। तो जैसे ही मेरे पास 366.5 बच जाएंगे तो आई एम गोइंग फॉर अ न्यू ऑर्डर, यानी कि अब आई एम गोइंग फॉर द न्यू ऑर्डर। जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक, किसकी बात करेंगे हम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ द सेफ्टी स्टॉक के, जब हम सेफ्टी स्टॉक के पास बैठे हैं, सेफ्टी स्टॉक में प्रेजेंस है। तो यानी यहां पे वो कह रहा है जी दैट इज नोन टू बी एज अ प्लेस एन ऑर्डर एंड रिसीव एन ऑर्डर, और अगर यहां पे रिसीव नहीं होगा तो वी स्टार्ट विद द सेफ्टी स्टॉक दैट इज 16.5 यूनिट्स, कि अगर हमें एक ऑर्डर रिसीव ना हुआ तो वी गो विद द सेफ्टी स्टॉक, किसकी तरफ जाएंगे हम, सेफ्टी स्टॉक की तरफ जाएंगे, और जो भी सेफ्टी स्टॉक की वैल्यूज आएंगी दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमें उसे कैसे मैनेज करना है या कैसे उसे मेजर करना है। तो प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड में हमने ये चीज को लाजमी देखना है, क्या करना है हमने, प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड में हमने इस चीज को लाजमी देखना है और हर सूरत देखना है। तो इन्वेंट्री लेवल्स को देख रहे हैं, प्लेस ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर एंड टाइम्स, कि प्लेस ऑर्डर भी आ रहा है और रिसीव ऑर्डरिंग भी आ रही है, और उसके साथ ही हमारे पास टाइम भी जनरेट हो रहा है, कि टाइम भी हमारे पास इजीली अटेन हो रहा है, कि जिसमें हम ये चीजों को आइडेंटिफाई करें। तो इन्वेंट्री लेवल्स आ गए, प्लेस ऑर्डर, रिसीव ऑर्डर एंड देन टाइम, कि प्लेस ऑर्डरिंग भी देख रहे हैं, रिसीविंग ऑफ ऑर्डरिंग देख रहे हैं, और देन वी आर सेटिंग इट विद द टाइम, के टाइम के साथ भी हम इसे एडजस्ट करके देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं या क्या चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं, याद रखना प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स की, तो प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स में हमें वन एंड ऑल थिंग्स वी शुड बी
कंसिडर्ड इन द सेम मैनर, कि इसी मैनर में देखना होता है जिस मैनर में आइडेंटिफाई हो रही होती हैं या आइडेंटिफाई हो जाती हैं। तो इसमें देखें तो रीऑर्डर पॉइंट है, रीऑर्डर पॉइंट क्या है 350 प्लस सेफ्टी स्टॉक 16.5, कितना है 16.5 इक्वल 366.5, यानी इतने अगर यूनिट्स मेरे पास पड़े रह जाएंगे तो मैं फौरन ही नया ऑर्डर दे दूंगा, प्लेस कर दूंगा नया ऑर्डर, और जिसके दौरान मेरे पास बाकी यूज होंगे और सेफ्टी स्टॉक उसी हिसाब से वेरी होगा। एक क्वेश्चन जो उसमें बार बार राइज होता है वो ये कि हमारे पास कितनी अमाउंट का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक दैट मस्ट बी मेंटेन्ड, क्या है दैट मस्ट बी मेंटेन्ड, कि उसे हमने मेंटेन करना मस्ट है, तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन टू बी एज अ सेफ्टी स्टॉक, कि वो हमारे पास क्या चीज है सेफ्टी स्टॉक में आता है, और सेफ्टी स्टॉक में उसी हिसाब से मैनेज हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है वो उसी हिसाब से मैनेज हो रहा होता है, और उसे मैनेज करके हम फर्दर आगे लेकर आगे चलते जा रहे होते हैं। तो दैट इज द सेफ्टी स्टॉक, और उसे हम मैनेज करके आगे ले जाते हैं। तो दैट इज प्लेस एन ऑर्डर, रिसीव एन ऑर्डर, और उसी को हम लोग आगे लेकर जा रहे होते हैं हमने किस तरह से कैसे उसे मैनेज करना है। तो लीड टाइम एंड अगेन ये लीड टाइम के आगे हम देते हैं रीऑर्डर पॉइंट को, कि सेफ्टी स्टॉक हमारे पास कैसा और किस किस्म का जनरेट हो रहा होता है और उसे हमें कैसे जनरेट करना चाहिए। तो दैट इज द केस, और इसको हमने देखना है साथ साथ कि हमारे पास क्या चीजें आ रही। तो प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स में ये देखना है कि नामवार सी होती है इसकी यूजेज यहाँ पे, इसीलिए तभी यहाँ पे हमने कहते हैं इसे प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड, कि हमें प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिमांड एस्टिमेट करनी पड़ती है, दैट मे और मे नॉट बी एक्यूरेट, जो शायद एक्यूरेट हो और शायद एक्यूरेट ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, कि मे बी एक्यूरेट और मे नॉट बी एक्यूरेट, कि मे बी एक्यूरेट हो सकती है वो और मे नॉट बी एक्यूरेट, कि वो एक्यूरेट शायद ना भी हो। सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड। तो आगे चलते हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पे मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, और यहां पे आपके पास क्या होनी चाहिए मिनिमम डिमांड होनी चाहिए ड्यूरिंग लीड टाइम, ये आपने मैनेज करनी है, क्योंकि यहां पे आपके पास डिमांड बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी यहां पे डिमांड बढ़ गई तो सारा का सारा सेफ्टी स्टॉक लग जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से सारा का सारा सेफ्टी स्टॉक लग जाएगा, और सेफ्टी स्टॉक जब लग जाएगा तो दैट मीन्स वहां पे आपके पास फिर चीजें पूरी नहीं होंगी। तो दैट मीन्स मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यहां पे आपके पास डिमांड नीचे की तरफ ही जा रही हो, ऊपर की तरफ ना आ रही हो, तो वहां पे हम कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, कि यहां पे आपकी डिमांड जो है वो मिनिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी डिमांड मिनिमम होनी चाहिए, और उसी को आपने देखते हुए ही आगे लेकर चलना है। तो दैट मीन्स कि मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, अदरवाइज दैट लीड टू द कंजम्पशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक, और फिर आपके पास सेफ्टी स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहां देखें मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आगे जाती जा रही है। अब ये देखें ये तो तरीका ये है कि ये वाली डिमांड नीचे आ रही है, एक तरीका ये कि बिल्कुल जीरो पे जा रही है, यानी कम से कम होती जा रही है। बट दैट वुडंट हैपन, दैट नॉर्मली होता नहीं है। क्यों नहीं होता? बिकॉज आपकी यूजेज उसी हिसाब से चल रही होती है जिस हिसाब से आप दे रहे होते हैं। तो अब आपके पास डिमांड बेशक कम है, तो या तो ये होगा कि इससे भी नीचे गिर के यूं चली जाएगी, या यहां पे ये स्टेबल रहेगी। तो ये डिपेंडेंसी कि आपकी डिमांड का मिनिमम लेवल उसके बाद ड्यूरिंग लीड टाइम आता ही नहीं आता, ये डिसाइड करेगा आपका सेफ्टी स्टॉक, कि सेफ्टी स्टॉक के दौरान क्या आपका ये जो डिमांड का है ये मिनिमम रहा है या नहीं रहा। और अगर ये मिनिमम नहीं रहा तो इसको हमने कैसे सेफ्टी स्टॉक से कवर अप करना है, या इसके ऊपर सेफ्टी स्टॉक का कवर डालना है, और अगर वो कवर ना पूरा पड़ा तो स्टॉक आउट की हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी। यानी वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग कि उसमें फिर हमें स्टॉक आउट की कॉस्टिंग किस तरह से और कैसे पड़ेगी, और उस स्टॉक आउट को हम लोगों ने कैसे मेजर करना है और कैसे आइडेंटिफाई करते जाना है कि हम लोग कहेंगे हाँ जी इस तरह से स्टॉक आउट हो रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो उस पर हम देखेंगे कि मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी है और मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी एग्जिस्ट कर रही है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू सी इट इन फर्दर एक्शंस, कि हमने उसमें देखना है कि फर्दर में ये एक्शंस कैसे आ रहे हैं और किन बेसिस पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द नोन टू बी एज अ मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एंड मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। कि लीड टाइम के दौरान मिनिमम और मैक्सिमम क्या रहेगा और उसको हमने कैसे देखना है। तो दैट इज द केस नोन टू बी द प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स। और मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, अब देखें यहां पे क्या हो रहा है, मीन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, मिनिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एंड मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। अब यहां पे तीनों कंडीशंस बता दी, आपको इजीली पता लग रहा है कि मिनिमम डिमांड का मतलब ये यहां पे कम हो रही डिमांड, मैक्सिमम डिमांड का मतलब है यहां पढ़े, और मीन डिमांड का मतलब है कि हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं। मीन्स वन बाय वन ईच एंड एवरी को हम लोग साथ साथ देखते जा रहे हैं कि हमारे पास क्या है। अब
इन्हीं को देखना है कि यही गाइड करेंगे कि हमें सेफ्टी स्टॉक क्या रखना है। और ये चीज याद रखिएगा, एक्सपीरियंस काउंट करता है, इस पे एक्सपीरियंस की बेस पे होता है कि जो एक्सपीरियंस आपका होता है आप उसी के ही बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं कि जो आपको एक्सपीरियंस कह रहा है आपने उसी को सामने रखना है एंड देन यू मूव फर्दर, कि उसी को देखते हुए आपने उसे फर्दर लेकर आगे चलना है। तो मिनिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड एंड मीन डिमांड। आपका नॉर्मली जो केस होता है, जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, वो मीन डिमांड जो रहती है, मीन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम के हिसाब से ही सेफ्टी स्टॉक मैनेज हो रहा होता है कि जितना सेफ्टी स्टॉक है वो उसी असना में देखा जाता है कि हाँ जी मीन डिमांड जितना सेफ्टी स्टॉक होना मस्ट है, कि जितना भी हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है वो दैट वुड बी मस्ट थिंग। क्या होगा? दैट वुड बी मस्ट थिंग, और वो होना वहां पे बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो देन इट वुड बी एन इश्यू फॉर यू, कि भाई आप कहेंगे हाँ जी मिनिमम डिमांड क्या चल रही है और कैसे हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द केस कि मिनिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड एंड मीन डिमांड, इन तीनों में से हमने देखना है कि क्या सिलेक्शन हमारी होनी चाहिए टुवर्ड्स सेफ्टी स्टॉक, कि सेफ्टी स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। और जिस तरह सेफ्टी स्टॉक सिलेक्ट होगा वी आर गोइंग टू मूव इट फर्दर इन द सेम मैनर। सो मूविंग फर्दर, अब देखें यहां पे अब क्या चीज आ रही है, ये अब यहां से हमें बताएगा कि क्या चीज है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी आ रही है ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम एंड एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 350 किट्स। अब यहां पे वो कह रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोबेबिलिटी डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, कि लीड टाइम के थ्रू हमने प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रखना है, और एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी है? दैट इज 350 किट्स। कितनी है हमें? 350 थे, यानी कि एक्सपेक्टेड हमें है 350। तो अगर वो नॉर्मल चलता रहा तो नॉर्मल में तो वो सारी बात 350 कंज्यूम करेगा। तो इन अदर वर्ड्स 350 इज द मीन प्लेस, क्या कहेंगे इसे हम, कि ये तो एक तरह से मेरे लिए क्या है? मीन है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि मैक्सिमम और मिनिमम ये भी तो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली जब भी सेफ्टी स्टॉक रखा जाता है तो अगर आप सेफ्टी स्टॉक मैक्सिमम को देख के रखा जाता है कि हाँ जी मैक्सिमम यूजेज क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि मैक्सिमम कितनी यूजेज आप कर सकते हैं और कितनी यूजेज आप करके आगे लेकर आएंगे। तो नॉर्मली जो सेफ्टी स्टॉक है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, क्योंकि मीन के हिसाब से तो आपने ऑलरेडी लीड टाइम में रोक लिया था ना, जिसमें आपने लीड टाइम दैट इज 350, और मिनिमम आप रखेंगे नहीं क्योंकि उसमें चांसेस ऑफ सेफ्टी स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कि सेफ्टी स्टॉक उसमें कम होने के चांसेस, यानी कि सेफ्टी स्टॉक या स्टॉक आउट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं या इंक्रीज कर जाते हैं, काफी बढ़ जाते हैं या इंक्रीज कर जाते हैं। सो इन दैट केस यू वुड रिक्वायर कि आप उसको डिफरेंट तरीके से मैनेज करें और उसे प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स की तरफ लेकर आए। तो दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स। क्या कहते हैं उसे? प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स। के हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स कुछ इस तरह से या इस बेसिस पे एग्जिस्ट कर रही हैं या एग्जिस्ट करती हैं। सो दैट इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स, की प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स हमारे पास कैसी और किस किस्म की एग्जिस्ट करती हैं। सो नाउ मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स। अब देखते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड्स कैसे मेजर की जा रही हैं। एक चीज याद रखना कि हम लोग यहाँ पे बार बार यही देखेंगे कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, क्या एज्यूम कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। जो हमने पिछली स्लाइड में आपने अगर देखा हो तो हमने जो ये बना था, ये वाला, ये चीज अब मैं सीधी करके बना रहा हूं, और ताकि हमें पता लगे कि हमारे पास कैसे चीजें डेवलप हो रही हैं और कैसे डेवलप होके आगे आ रही हैं। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो गौर से देखें तो यहां पे मैंने एक पूरा कर्व बनाया और वही चीज मैंने स्ट्रेट करके बनाई है। और मीन क्या था? मीन डिमांड इज 350। कितनी थी? मीन डिमांड इज 350। कितनी थी मेरे पास मीन डिमांड? दैट इज 350। अब जब मेरे पास मीन डिमांड क्या थी? 350 थी, तो इसका मतलब है यहां पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्टॉक आउट इज 95% ऑफ टाइम। 95% चांसेस हैं कि यहाँ पे स्टॉक आउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ आ गया, अब मैंने क्या किया, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस यहाँ पे ले ली कि दोनों तरफ अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन लिया तो 66% चांसेस हैं, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस एक और बढ़ाई तो 95% चांसेस हैं। तो वो इसी को दिखा रहा है कि यहाँ पे मैंने कहा जी मीन वैल्यू ये है, और मैं कहता हूं अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ लेता हूं तो 66% चांसेस है कि नो स्टॉक आउट, और अगर एक और स्टैंडर्ड डेविएशन लेता हूं तो 95% चांसेस दैट देयर इज नो स्टॉक आउट। यानी दो स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर पे आपने उस पे क्या रखना है? दैट इज योर सेफ्टी स्टॉक। कितनी रखनी है आपने? दैट इज योर सेफ्टी स्टॉक। के उसी के हिसाब से आपको गाइड करेंगे कि नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस कितने होने चाहिए या कैसे होने चाहिए। अब देखें यहां पे हमने कहा जी दैट इज जी।
अब मैंने कहा जी कि ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने ले ली, तो मैंने कहा जी ये आ गया। रिस्क क्या है? 5% ऑफ स्टॉक आउट इन दिस नॉर्मल कर्व, के 5% तक स्टॉक आउट है इन दिस कर्व, और इतनी अमाउंट 0 से Z तक जो होगा वो दैट इज माय सेफ्टी स्टॉक, यानी इतना मैं सेफ्टी स्टॉक में अपने पास रखूंगा। क्या करूंगा मैं? इतना सेफ्टी स्टॉक अपने पास रखूंगा और उस सेफ्टी स्टॉक को ही मैं देखते हुए आगे लेकर चलूंगा, यानी उसी सेफ्टी स्टॉक से मैं गाइड होगा और गाइडेंस के थ्रू ही हम आगे लेकर उसे जाएंगे। तो दैट हाउ द सेफ्टी स्टॉक वुड बी मेजर्ड, कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर पे उन्होंने क्या किया? सेफ्टी स्टॉक को रख लिया, दैट इज फ्रॉम 0 to Z। और उसने कहा जी अगर ये हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है तो मुझे बताएं रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा। तो रीऑर्डर पॉइंट अंडरस्टूड सी बात है, 350 तो होगा ही होगा, प्लस सेफ्टी स्टॉक होगा। तो सेफ्टी स्टॉक कैसे निकल रहा होगा? देखिएगा कि यहां पे हमारे पास जो इतनी अमाउंट की जगह है उसको हम लोग यहां पे इजीली आइडेंटिफाई करके यहां पे 10 से या 100 से या जितना भी हमारे पास सेफ्टी स्टॉक या 1 स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मली 15 होती है, तो हम कहेंगे कि दैट 15 मस्ट बी एडेड एज अ सेफ्टी स्टॉक, दैट 15 मस्ट बी एडेड एज अ सेफ्टी स्टॉक, कि ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज हो? ये सेफ्टी स्टॉक हो जो हमारे पास हमें गाइड करे और फर्दर आगे लेकर हमें चले, दैट हाउ इट वुड बी मूव्ड एंड हाउ इट वुड बी मूव फर्दर। Now moving towards the probabilistic demands, use prescribed service level to set safety stock when cost of stock outside cannot be determined. यानी use prescribed service levels to set safety stock when cost of stock out cannot be determined. कि जब हम cost of stock out cannot be determined, use the service levels to set safety stock. तब हम क्या करें? सेफ्टी स्टॉक करें। तो क्या होगा? डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस Z अल्फा, that is known to be as a safety stock. क्या कहेंगे? Z number of standard deviations, कितनी standard deviations लेना चाह रहे हैं, and standard deviation of demand during lead time, और standard deviation कितनी रही है demand during lead time, यानी कितनी variations रही हैं from its mean value, कितनी वेरिएशंस रही हैं फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, कि मीन वैल्यू से उसकी कितनी डेविएशंस या कितनी डिफरेंसेस रहे हैं जो नजर आते रहे हैं कि हमारे पास इतने डेविएट कर रहे या करते रहे हैं। तो दैट इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस ड्यूरिंग एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, के लीड टाइम के दौरान स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या डिमांड रही है और वो किस तरह से आगे लेकर हमें चल रहे हैं या किस तरह से वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिस्टिक एग्जांपल, एवरेज डिमांड इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल टू 350। अब ये वाली तो हमने फिक्स की हुई थी। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 10 किट्स रही हैं, ठीक है ना, और 5% स्टॉक आउट पॉलिसी, यानी स्टॉक आउट पॉलिसी क्या है? 5% है 95%। यूज अपेंडिक्स 1 फॉर द एरिया। अब यहाँ पे ये जी जो है, जी का याद रखना, बुक के एंड में वो उसी का अपेंडिक्स आई बता रहा है जो बुक में है। आप अगर बुक को देखेंगे तो वहां पे जी टेबल गिवन है। क्या गिवन है आपको? जी टेबल गिवन है। जी टेबल पे आपने 95% पे देखना है कि जी की क्या वैल्यू, और आपने वो पुट कर दी 1.65। आपने कहा जी सेफ्टी स्टॉक कितना है? 1.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यूरिंग लीड टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यूरिंग लीड टाइम। तो आपके पास आंसर आया दैट इज 16.5। कितना आया आपके पास आंसर? दैट इज 16.5 के इतना आपके पास आंसर आ रहा है, और इसको आपने देखते हुए ही आगे लेकर चलना है कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट, कि हमने इसको देखते जाना है और इसको ही आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। तो यानी सेफ्टी स्टॉक कैसे फाइंड हुआ? तो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ड्यूरिंग लीड टाइम एंड मल्टीप्लाई किया 95% इज द स्टॉक आउट पॉलिसी, यानी 5% इज द स्टॉक आउट पॉलिसी, के 5% का स्टॉक आउट इज इन द पॉलिसी। तो नॉर्मली हमने सेफ्टी स्टॉक कैसे मेजर किया? दैट इज 16.5 मल्टीप्लाइंग जी विद सिग्मा, के सिग्मा के साथ मल्टीप्लाई किया ड्यूरिंग एंड द सिग्मा ऑफ ड्यूरिंग लीड टाइम, के जो लीड टाइम के थ्रू ड्यूरिंग जो सिग्मा था उसको ही हमने आगे लेकर फर्दर चले हैं। रीऑर्डर पॉइंट, एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो यहां पे कितना हुआ? जैसे ही मेरे पास 367 किट्स बच जाएंगी, आई हैव टू मेड अ रीऑर्डर, जिसमें क्या होगा? डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो जितने जब भी मेरे पास 367 किट्स बच जाएंगी तो देन आई एम गोइंग टू रीऑर्डर इट। क्या करूंगा मैं? दोबारा रीऑर्डर कर दूंगा। तो जब मैं उसे रीऑर्डर करूंगा दैट मींस वी आई एम गोइंग फॉर द रीऑर्डरिंग पॉइंट। किसकी तरफ जा रहा हूं मैं? रीऑर्डरिंग पॉइंट, और रीऑर्डरिंग पॉइंट के हिसाब से मैं उसे आगे लेकर फर्दर चलूंगा और आइडेंटिफाई करूंगा कि इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और क्या चीजें इन्वॉल्व नहीं है। तो दैट आई एम गोइंग टू सी कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे सामने चलनी चाहिए और किन किन बेसिस पे हम उसे आगे लेकर
चलेंगे। तो रीऑर्डरिंग पॉइंट है 367, दैट इज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक के लीड टाइम के साथ ही हम क्या ऐड कर रहे हैं, दैट इज सेफ्टी स्टॉक के सेफ्टी स्टॉक हमारे पास क्या होना चाहिए। अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की तरफ आते हैं। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, बिकॉज सेफ्टी स्टॉक विदाउट प्रोबेबिलिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो दैट इज नोन टू बी एज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कि हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या एग्जिस्ट कर रहा है। व्हेन डाटा ऑन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज नॉट अवेलेबल, देयर आर अदर मॉडल्स अवेलेबल। व्हेन डाटा ऑन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, यानी डाटा ऑन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज नॉट अवेलेबल, देयर आर अदर मॉडल्स अवेलेबल। कि मुझे नहीं पता कि क्या डिमांड रहनी है ड्यूरिंग लीड टाइम, तो देन देयर इज अदर मॉडल्स अवेलेबल, कि वहां पे फिर अदर मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं, जो अदर मॉडल्स भी हमारे पास अवेलेबिलिटी की तरफ आते हैं। व्हेन डिमांड इज वेरिएबल, क्या आएगा, व्हेन डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट। व्हेन डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट, and when lead time is variable and demand is constant, and when both demand and variables are constant. Now these are the options of a probabilistic models. ये क्या है, हमारे पास options हैं एक तरह से probabilistic models की, कि हमें probabilistic models के थ्रू ये guidance मिल रही है कि when demand is variable and lead time is constant, when demand is variable एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट, कि डिमांड हमारे पास वेरिएबल है बट लीड टाइम मेरे पास बिल्कुल कांस्टेंट है। तो व्हेन डिमांड इज वेरिएबल एंड व्हेन लीड टाइम इज वेरिएबल एंड डिमांड इज कांस्टेंट, तो यानी अब हर एक में देखें वन चीज को हम लोग कांस्टेंट करें, तो व्हेन डाटा ऑन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज नॉट अवेलेबल, देयर आर अदर मॉडल्स, तो फिर हम यहाँ पे अदर मॉडल्स के थ्रू भी ये लेकर आगे चल रहे होते हैं, कि अदर मॉडल्स के थ्रू हम गाइडेंस ले रहे होते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये गाइडेंस आएगी और किन बेसिस पे आएगी। सो दैट इज सेम व्हेन डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट, कि डिमांड वेरिएबल है बट लीड टाइम मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। व्हेन लीड टाइम इज वेरिएबल एंड डिमांड इज कांस्टेंट, कि जब हमारे पास लीड टाइम जो वेरिएट कर रहा है एंड डिमांड इज कांस्टेंट, क्या चीज हो रही है उसके अंदर, एंड डिमांड इज कांस्टेंट, कि उसके अंदर डिमांड कांस्टेंट है। व्हेन बोथ डिमांड एंड लीड टाइम आर कांस्टेंट, व्हेन बोथ डिमांड एंड लीड टाइम आर कांस्टेंट, कि डिमांड और लीड टाइम जो है उसमें कांस्टेंट एग्जिस्टेंस या कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रही है या एग्जिस्टेंस में है। पहली बात करते हैं व्हेन डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट, कि डिमांड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है बट लीड टाइम इज कांस्टेंट। आरओपी एवरेज डेली डिमांड इनटू लीड टाइम इन डेज प्लस जेड अल्फा टी, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड पर डे। अब क्या करेंगे, लीड टाइम में तो नहीं पता, हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड पर डे में देखेंगे, यानी लीड टाइम को नहीं देखेंगे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड को देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड इनटू अंडर रूट ऑफ लीड टाइम, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड लेंगे और अंडर रूट ऑफ लीड टाइम, यानी लीड टाइम को हम साथ साथ देखेंगे, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ लीड टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ लीड टाइम आ जाएगा। तो इसी के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे दैट इज नोन टू बी एज योर ओवरऑल प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, यानी डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट, कि डिमांड मेरे पास वेरिएबल है बट लीड टाइम रिमेन्स टू बी अ कांस्टेंट, कि वो लीड टाइम मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कि उसमें कोई भी चेंजेस अगर मैं कहूँ एग्जिस्टेंस में आएंगी तो कोई भी चेंजेस उसमें एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगी या नहीं एग्जिस्ट करेंगी। तो दैट इज सिग्मा डी एल टी इक्वल्स टू सिग्मा डी अंडर रूट ऑफ लीड टाइम, के लीड टाइम की तरफ ले जाना या अंडर रूट की तरफ, तो उससे भी हम कहेंगे डी एल टी। यानी अब ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड से हमने कैसे निकाली है, DLT। याद रखिएगा कि हमने कैसे निकालनी है, बिकॉज यही यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल चाहिए होते हैं, कि जब भी रीऑर्डर पॉइंट चाहिए होते हैं तो उसमें हम यहीं पे देख रहे होते हैं। ये एवरेज डेली डिमांड आपको पता है, लीड टाइम आपके पास कांस्टेंट है, तो यू कैन इजीली फाइंड रीऑर्डर पॉइंट प्रोवाइड दैट यू नीड सिग्मा ऑफ DLT, कि DLT का आपको सिग्मा चाहिए और उसको निकालने के लिए सिग्मा ऑफ डी अंडर रूट ऑफ लीड टाइम, के लीड टाइम को आप अंडर रूट में ले लेंगे तो उससे भी आपके पास लीड टाइम्स निकल आएंगे और लीड टाइम से आइडेंटिफिकेशंस बढ़ जाएंगी। प्रोबेबिलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। एवरेज डेली डिमांड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है जी, दैट इज ऑलमोस्ट 15, कितनी है हमारे पास, दैट इज 15, ये 15 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और लीड टाइम कांस्टेंट है 2 डेज का, 90% सर्विस डिजायर लेवल है, जी ऑन 90% 1.2 है, फ्रॉम इंडेक्स 1 लिया हुआ है, 15 यूनिट है, 2 डेज है, ZLT हमने को चाहिए। ZLT को जब चाहिए तो हमने कहा जी 1.28 इनटू, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इनटू यहाँ पे कर रहे हैं जी लीड टाइम इज कांस्टेंट है तो अंडर रूट क्या दिए यहाँ पे 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है, दैट इज 5 सिग्मा, और सिग्मा ये दैट इज सिग्मा डी
एंड दैट इज अंडर रूट ऑफ LT, और हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसे Z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने कहा जी हमारे पास जो रीऑर्डर पॉइंट है दैट इज इक्वल्स टू 39, किससे इक्वल है वो, दैट इज इक्वल्स टू 39 के 39 के बराबर हमारा क्या आएगा, दैट इज आर लीड टाइम, के लीड टाइम इतना होना चाहिए। और सेफ्टी स्टॉक कितना आ रहा है मेरा उसके इस केस में, दैट इज ऑफ द सेफ्टी स्टॉक इज अबाउट 9 पॉड। कितना आ रहा है मेरे पास सेफ्टी स्टॉक, दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ 9 पॉड के, जो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशंस वो सेफ्टी स्टॉक रखा गया है, दैट इज 9 आईपॉड्स कि 9 आईपॉड्स आपने सेफ्टी स्टॉक में रखने हैं, जो आपको गाइड करेंगे जस्ट बिकॉज इफ इन एनी केस ऑफ शॉर्टेज सेफ्टी स्टॉक वुड be used to cover up that shortage, कि उस शॉर्टेज को कवर अप करने के लिए 9 आईपॉड्स आपने रखे हुए हैं जो आपके सेफ्टी स्टॉक को कवर अप देंगे। क्या देंगे आपको, कवर देंगे या कवर अप करते जाएंगे, यानी कवरिंग देती जाएंगे कि कवर कैसे करना है और किन बेसिस पे हमने इसे कवर करते जाना है, और उसी कवरिंग को हम साथ साथ देखते जा रहे हैं। सो दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम। तो यहाँ पे हमने इसे देख लिया और यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हमने कैसे इस लीड टाइम को आइडेंटिफाई करना है। Now the next thing is the other probabilistic models के other probabilistic models की तरफ चलते हैं। Lead time is variable and demand is constant। Lead time क्या है, variable है and demand is constant। ROP डेली डिमांड, लीड टाइम वेरिएट कर रहा है और डिमांड कांस्टेंट है, तो डेली डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम इन डेज, यानी एवरेज लीड टाइम कितना है इन डेज, इक्वल्स टू Z इंटू डेली डिमांड इनटू Z सिग्मा LT, यानी कि Z हमें दिया हुआ है इनटू डेली डिमांड into that is are known to be as a sigma LT, यानी डेली डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम इन डेज, के जो ZLT था उसके हमने मल्टीप्लाई कर दिया लीड टाइम से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लीड टाइम्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो देखें कैसे हुई हुई है, ये देखें डेली डिमांड कितनी है हमारे पास 10, दैट इज 10, एवरेज लीड टाइम मेरे पास कितना आ रहा है, दैट इज 6 डेज, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है, 3 डेज आ रही है, 98% सर्विस लेवल है, 98% 2.05, तो 10 हमारे पास ओवरऑल था, कितना क्या चीज है हमारे पास, डेली डिमांड है, इनटू 6 डेज की हमें चाहिए, तो 6 डेज से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 60 आ गई, प्लस सिग्मा 10 यूनिट्स हमारे पास क्या है, दैट इज अगेन डेली डिमांड है, इनटू 3 क्या है हमारे पास लीड टाइम है, तो हमने कहा जी ये आ गया, तो हमारे पास टोटल जो आ रहा है हमारे पास दैट इज 122 कैमरास आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं हमारे पास, 122 कैमरास हैं, जो इसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं कि हमारे पास ये देखें फार्मूला ROP लगा हुआ है और उसी के आगे हमने उसे फर्दर लेके आगे गए हैं, यानी ROP डेली डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम इन डेज, तो ये किया हुआ हमने डेली डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम इन डेज, ये हमने कर लिया, फिर आगे प्लस है। अच्छा यहाँ पे याद रखिए, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी ये प्लस हो रहा है साथ और इसके आगे कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है, तो ये आपके पास आपको पता होना चाहिए कैसे, तो Z इंटू डेली डिमांड, Z को हमने डेली डिमांड से मल्टीप्लाई किया इनटू आपके पास क्या आ गया, लीड टाइम आ गया, क्या आ गया हमारे पास, लीड टाइम के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे साथ एंटर हो गई। तो हमने कहा जी रीऑर्डरिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, 122 कैमरास, कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 122 कैमरास के हिसाब से हमारे पास लीड टाइम होना चाहिए। अब आ रहे बोथ डिमांड एंड लीड टाइम आर वेरिएबल, यानी दोनों के दोनों वेरिएबल हैं, तो एवरेज लीड टाइम डेली डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस ZDLT, यानी और 6 और यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड पढ़ते, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम एंड सिग्मा DLT एवरेज लीड टाइम इनटू सिग्मा D स्क्वायर प्लस एवरेज डेली डिमांड स्क्वायर इनटू सिग्मा LT, यानी कि हमारे पास अब देखें फार्मूला अब जो यूज होगा वो कुछ इस किस्म की चीज यूज होगी, ये हमारे पास सिग्मा ऐसे निकलेगा, दैट इज द केस जो हमने यहाँ पे देखना है कि ये चीजें हमारे पास इन्वॉल्व हैं और इनको हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, दैट हाउ दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, और उनको हमने इनकॉर्पोरेट करके कैसे फर्दर आगे मूव करना है, दैट हाउ दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, और उनको इनकॉर्पोरेट करके आगे लेकर आना है। तो दैट इज ROP एवरेज डेली डिमांड, एवरेज लीड टाइम, Z सिग्मा DLT, और यहाँ पे क्या एवरेज लीड टाइम इंटू सिग्मा D स्क्वायर और एवरेज डेली डिमांड स्क्वायर इंटू सिग्मा LT स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इसी के थ्रू हमने क्या किया यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक एग्जांपल को देखा है। एवरेज डेली डिमांड कितना है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू 1 से सिग्मा ST 16, एवरेज डेली लीड टाइम 5 डेज, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा LT 1 डे, 95 पे है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 150 हमारे पास नॉर्मल था, 5 डेज की रिक्वायरमेंट थी, प्लस 1.65 था सिग्मा DLT, और सिग्मा DLT कैसे निकला है, अगेन 5 डेज ऑफ एवरेज लीड टाइम इनटू सिग्मा, यानी कि सिग्मा D का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर एवरेज डेली डिमांड इनटू 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया जी इतने का पैकेज, कितने का है हमारे पास, दैट इज ऑफ
दैट मच ऑफ द पैकेज। तो यानी हमारे पास 1004 पैक्स, कितना आ गया 1004 पैक्स आ रहा है। तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट हमारे पास 250 के हिसाब से 259 के हिसाब से हमारे पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? 259 के हिसाब से सेफ्टी स्टॉक पड़ा है। कैसे पड़ा है? 1004 माइनस 750 जो नॉर्मल यूजेज है, तो दैट मीन्स दैट इज ऑलमोस्ट 259। कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास? 259 का हमारे पास क्या आ रहा है? सेफ्टी स्टॉक पड़ा है। यानी दैट इज आवर सेफ्टी स्टॉक इन केस ऑफ एनी सिचुएशन, के किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ये हमारा क्या कहलाएगा? दैट इज नोन टू बी एज आर सेफ्टी स्टॉक, के ये हमारे पास एक तरह से सेफ्टी स्टॉक के तौर पे पड़ा हुआ है और इसको हमने सेफ्टी स्टॉक की तरह ही देख रहे हैं। फिक्स पीरियड सिस्टम की बात करते हैं। ऑर्डर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड, यानी ऑर्डर्स हमेशा कब प्लेस करने हैं? एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड। इन्वेंट्री काउंटेड ओनली एट द एंड ऑफ पीरियड, यानी इन्वेंट्री काउंट कब करना है? एट द एंड ऑफ पीरियड। ऑर्डर ब्रिंग्स इन्वेंट्री अप टू टारगेट लेवल, और ऑर्डर जो है ब्रिंग्स द इन्वेंट्री अप टू टारगेट लेवल, के ऑर्डर जो है वो हमें ब्रिंग करेगा और हमारी इन्वेंट्री का जिसे कहते हैं ना टॉप अप लेके आता है और टॉप अप के हिसाब से चलेगा। ओनली रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, जो सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट कौन सा है? ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। लीड टाइम्स आर नोन एंड कांस्टेंट, लीड टाइम्स क्या होते हैं इसके अंदर? नोन होते हैं एंड कांस्टेंट होते हैं। आइटम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर, के आइटम्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, सेपरेट होते हैं। मीन्स दोनों चीजें सेपरेट चल रही होती हैं, सेपरेशन के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हमने कैसे और किस तरह से इसे आगे लेकर चलना है। तो ओनली रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑल्टरिंग होल्डिंग कॉस्ट, लीड टाइम्स आर नोन एंड कांस्टेंट, एंड आइटम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर, के आइटम्स जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, उनमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आ रही होती, ठीक है ना। ओनली रेलेवेंट कॉस्ट आर ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, लीड टाइम्स आर नोन एंड कांस्टेंट, लीड टाइम्स क्या होते हैं? नोन होते हैं एंड कांस्टेंट होते हैं। आइटम्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर, के आइटम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं एंड दे आर नॉट बीइंग लिंक्ड विद ईच अदर, कि हर एक दूसरे के साथ लिंकअप्स नहीं होते या लिंक्ड उसके साथ नहीं होते या लिंक्स नजर नहीं आ रहे होते। दैट इज गोइंग टू बी सीन, कि हमें कैसे और किस बेसिस पे इनको आगे देखकर चलना है। तो दैट इज द फिक्स पीरियड सिस्टम। फिक्स पीरियड सिस्टम में आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे ऑन हैंड इन्वेंट्री आ रही है, टाइम आ रहे हैं, टारगेट क्वांटिटी क्या आ रही है हमारे पास? दैट इज टारगेट क्वांटिटी आ रही है। तो कह रहे हैं क्वार्टर 1 क्या है? दैट इज द सेम थिंग, यहाँ पे हमने क्वार्टर 1 बना दिया, फिर वो कहता है क्वार्टर 2 आ गया, फिर क्वार्टर 3, फिर क्वार्टर 4 आ रहा है। यानी अब देखें यहाँ पे वेरिएशन आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास? वेरिएशन आ रही है, दैट इज इन दिस वे, किस वे में? इस वे में आ रहे हैं। तो दैट इज नोन टू बी एज अ टारगेट क्वांटिटी। क्या कहते हैं उसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ टारगेट क्वांटिटी। तो टारगेट क्वांटिटी इज दिस वन, ऑन हैंड इन्वेंट्री इज दिस वन। तो टारगेट क्वांटिटी को ही अचीव करना होता है व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। किसकी बात करते हैं? जब हम फिक्स्ड पीरियड सिस्टम की बात करते हैं तो हमने टारगेट क्वांटिटी को ही सामने रख के बात करनी होती है। फिक्स्ड पीरियड एग्जांपल, 3 जैकेट्स आर बैक ऑर्डर्ड, इट इज द टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर। यानी कि बैक ऑर्डर, यानी कि 3 जैकेट्स बैक ऑर्डर। नो जैकेट्स आर इन स्टॉक, टारगेट वैल्यू 50। ऑर्डर अमाउंट इक्वल टू टारगेट माइनस ऑन हैंड माइनस अर्लियर ऑर्डर नॉट येट रिसीव्ड प्लस बैक ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या है जी? टारगेट 50 का है, ऑन हैंड इन्वेंट्री कोई नहीं है, अर्लियर ऑर्डर येट नॉट बी नो, और बैक ऑर्डर कितने का? 3 का। तो 53 जैकेट्स हम लोग वी आर गोइंग टू बाय और वी आर गोइंग टू हैव एन ऑर्डर, यानी कि 53 जैकेट्स का मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। यानी 53 जैकेट्स जितनी भी होंगी उनका ऑर्डर मैं प्लेस करता जाऊंगा, या उनको उसी हिसाब से प्लेसमेंट्स को देखता जाऊंगा किस किस तरह से इनकी प्लेसमेंट है और उन्हीं के हिसाब से उन्हें आगे लेकर चलते जाएंगे। नेक्स्ट है जी फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। इन्वेंट्री इज ओनली काउंटेड एट ईच रिव्यू पीरियड, यानी इन्वेंट्री तभी काउंट करनी जब रिव्यू पीरियड आएगा। मे बी स्केड्यूल्ड एट कन्वीनियंट टाइम, को किसी भी टाइम या किसी कन्वीनियंट टाइम पे स्केड्यूल हो सकती है। अप्रोप्रिएट इन रूटीन सिचुएशन, कि दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन रूटीन सिचुएशन, कि रूटीन सिचुएशन में वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मे रिजल्ट इन स्टॉक आउट बिटवीन पीरियड्स, यानी वो ये रिजल्ट भी कर सकती हैं कि ये स्टॉक आउट लेके आए बिटवीन पीरियड्स, कि बिटवीन पीरियड जो है वो एक स्टॉक आउट जनरेट हो रहा हो। मे रिक्वायर इंक्रीज्ड सेफ्टी स्टॉक, मे रिक्वायर इंक्रीज्ड सेफ्टी स्टॉक, के इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक की तरफ हम लेके जाएं। तो फिक्स्ड पीरियड सिस्टम्स क्या है? इन्वेंट्री इज ओनली काउंटेड एट ईच रिव्यू पीरियड, इन्वेंट्री तभी काउंट करनी है एट ईच रिव्यू पीरियड, के जब भी कोई रिव्यू पीरियड आएगा। मे बी स्केड्यूल्ड एट कन्वीनियंट टाइम्स, के मे बी स्केड्यूल हो रहा है एट कन्वीनियंट टाइम। अप्रोप्रिएट इन रूटीन सिचुएशन, के इन रूटीन सिचुएशन में अप्रोप्रिएट है। मे रिजल्ट इन स्टॉक आउट्स बिटवीन पीरियड, के क्या करते हैं? मे रिजल्ट इन स्टॉक आउट्स बिटवीन पीरियड्स, के स्टॉक आउट्स के बीच में पीरियड क्या है? मे रिक्वायर्ड इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक, क्या कहते हैं? मे रिक्वायर
इंक्रीज्ड सेफ्टी स्टॉक, इंक्रीज सेफ्टी स्टॉक की तरफ हम जाएंगे कि दैट इज द रिक्वायरमेंट कि व्हेन वी रिक्वायर इंक्रीज्ड सेफ्टी स्टॉक, कि हमारे पास इंक्रीज्ड सेफ्टी स्टॉक हमारे पास नजर आ रहा हो या हमारे सामने नजर आ रहा हो, तो दैट इज अ फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। इसे क्या कहते हैं हम? दैट इज नोन टू बी एज अ फिक्स्ड पीरियड सिस्टम। EOQ assumptions हमने लास्ट टाइम भी देखी, थोड़ी सी देखें। डिमांड इज रिलेटिव एंड कांस्टेंट, आइटम इज प्रोड्यूस परचेज इन लॉट्स बैचेस एंड नॉट कंटिन्यूअसली, ऑर्डर प्रिपरेशन कॉस्ट, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आर कॉन्स्टेंटली नोन एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकर्स एट वंस, यानी कि जब भी रिप्लेसमेंट करनी है दैट कॉस्ट अकर्स एट वंस, यानी वो एक ही दफा आपके सामने नजर आएगी, या दैट रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकर्स एट वन टाइम, कि वो वन टाइम पे एग्जिस्टेंस में आएगी। EOQ consequences, एवरेज इन्वेंट्री क्या है? EOQ डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज, के जो लॉट साइज आपने इस फॉर्मूले के थ्रू निकाली थी उससे हम जब डिवाइड कर देंगे तो हम कहेंगे इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें चाहिए। तो दैट इज द केस व्हेन यू टॉक अबाउट EOQ कॉन्सिक्वेंसेस, कि हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर कैसे निकलते हैं और किन बेसिस पे निकलते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी हमने इसमें देख लिए कैसे आ रहे हैं। तो दैट इज एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज। तो EOQ लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय लॉट साइज, के एनुअल डिमांड और लॉट साइज में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या चीजें आएंगी सामने, दैट वी आर गोइंग टू सी। बेसिक EOQ मॉडल को देखेंगे, क्या देखेंगे हम? बेसिक EOQ मॉडल को देखेंगे। डिमांड इज कांस्टेंट ओवर टाइम, क्या है? डिमांड इज कांस्टेंट ओवर टाइम, इन्वेंट्री ड्रॉप्स एट यूनिफॉर्म रेट ओवर टाइम, यानी इन्वेंट्री ड्रॉप करती है एट यूनिफॉर्म रेट ओवर टाइम। व्हेन इन्वेंट्री रीचेस टू जीरो, द न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड रिसीव्ड एंड द इन्वेंट्री लेवल अगेन जंप्स टू Q unit. The optimal order quantity will occur at the point where the total setup cost is equals to the total holding cost. When total setup cost is equals to total holding cost, यानी दोनों setup cost और holding cost equal हो जाते हैं। और हमने यही देखा था कि जहां पे दोनों चीजें equal हो रही होंगी वहीं पे आपके पास ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि वही जगह है जहां पे ये एग्जिस्टेंस को लेके चलते हैं या एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या एग्जिस्टेंस को सामने रख के आगे चल रहे होते हैं। दैट हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड, कि उसी के हिसाब से हम उसको देखकर आगे चला रहे होते हैं या उसी को देखकर आगे मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी हम कहेंगे ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी विल अकर एट अ पॉइंट वेयर द टोटल सेटअप कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल होल्डिंग कॉस्ट, कि वो किसके इक्वल होती है? टोटल होल्डिंग कॉस्ट। तो बेसिक EOQ हमने यही पढ़ा था, दैट टोटल DS ओवर H, दैट टोटल DS ओवर H, यही हमने पढ़ा था और यही हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। दैट इज द बेसिक EOQ मॉडल। क्या कहते हैं इसे हम? दैट इज बेसिक EOQ मॉडल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ EOQ मॉडल, के बेनिफिट्स क्या क्या है EOQ मॉडल के। तो बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ EOQ मॉडल। इट इज अ रॉबस्ट मॉडल, मीनिंग दैट इट गिव्स सेटिस्फैक्टरी आंसर्स, मीन्स दैट इट गिव्स satisfactory answer even with substantial variation in parameter, बेशक variations in parameter में, but it gives a satisfactory answer. Lead time, the time between the placement and receipt of an order, placement and receipt of an order. The when to order decision is expressed in terms of reorder point. The when to order is being expressed as a reorder point, क्योंकि हम as a reorder point रखते हैं। The inventory level at which an order should be placed, यानी वो इन्वेंट्री लेवल जिस पे हमें ऑर्डर प्लेस कर देना है, यानी कि जब आपका इन्वेंट्री लेवल इस पे पहुंच जाए तो आपने नया ऑर्डर प्लेस कर देना है। क्या कर देना है आपने? उसे नया ऑर्डर प्लेस कर देना है, और नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज अ रीऑर्डर पॉइंट। क्या कहते हैं उसे हम? रीऑर्डर पॉइंट है, कि रीऑर्डर पॉइंट पे हम आगे चल रहे होते हैं और आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमने कैसे और किन बेसिस पे इनको एवेल्युएट करना है और इनको आइडेंटिफाई करते जाना है और किन बेसिस पे उन्हें करते रहना है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ रीऑर्डर पॉइंट। क्या कहते हैं इसे हम? रीऑर्डर पॉइंट। लीड टाइम, द टाइम बिटवीन द प्लेसमेंट एंड रिसीट ऑफ एन ऑर्डर। The when to order decision is expressed in terms of reorder point, the inventory level at which an order should be placed, यानी inventory level at which an order should be placed, कि उस पे हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेसमेंट की तरफ लेकर जाना है। That is at which an order should be placed, कि उस ऑर्डर की तरफ लेकर आना है और उसे आइडेंटिफाई करना है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ रीऑर्डर पॉइंट। क्या कहते हैं उसे हम? रीऑर्डर पॉइंट। के रीऑर्डरिंग पॉइंट में ये चीजें हमारे पास नजर आती हैं। अब इन्वेंट्री लेवल ओवर टाइम, बेसिक EOQ मॉडल में यही पैटर्न चलता है कि पहले आपकी इन्वेंट्री जीरो हुई, नया ऑर्डर किया, वो यहाँ पे नई फेल हुई, फिर नया ऑर्डर किया, फिर यहाँ पे आई, यहाँ खत्म हुई, फिर नया ऑर्डर कर दिया, एंड देन इट गोज इन द सेम मैनर।
तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल हमारे पास इस तरह से जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है दैट इज, और जब हम इसको सही बीच में से देखेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री लेवल हमारे पास नॉर्मली इतना मेंटेन हो रहा है, यानी इतना हमारे पास इन्वेंट्री लेवल एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्टेंस में है, यानी दैट्स हाउ दिस इन्वेंट्री लेवल वुड वर्क। यानी इस तरह से ये इन्वेंट्री लेवल आपको शो कर रहा होता है कि हमारे पास ये इन्वेंट्री लेवल है और इसी इन्वेंट्री लेवल को हमने फर्दर आगे लेकर चलना है या आगे लेकर इसको आइडेंटिफाई करना है। दैट इज वी आर गोइंग टू सी कि हमने इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करके आगे लेकर जाना है या आगे लेकर हमने इसे चलना है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ एवरेज इन्वेंट्री लेवल। क्या कहते हैं इसे हम, कि ये हमारे पास एक तरह से एवरेज इन्वेंट्री लेवल है कि जिसको हमने देखकर आगे चलते जाना है। प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे पहले ही बात की थी, वही था A1 माइनस बी ओवर पी, यानी यहां पे हमने किया भी था 1 माइनस बी ओवर पी इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द लेक्चर। प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल इज यूजफुल व्हेन इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली फ्लो और बिल्ड अप ओवर अ पीरियड टाइम आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड एंड व्हेन यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली, यानी यूनिट्स को हम प्रोड्यूस और सोल्ड करें साइमल्टेनियसली। टेक्स इनटू अकाउंट द डेली प्रोडक्शन, क्या करते हैं, टेक्स इनटू अकाउंट द डेली प्रोडक्शन और इन्वेंट्री फ्लो रेट एंड डेली डिमांड रेट। एंड टेक्स इनटू अकाउंट द डेली प्रोडक्शन, टेक्स इनटू अकाउंट द डेली प्रोडक्शन और इन्वेंट्री फ्लो, डेली प्रोडक्शन और इन्वेंट्री फ्लो एंड द डेली डिमांड रेट। क्या करेंगे, डेली डिमांड रेट। ऑल अदर ईओक्यू assumptions आर वैलिड, यानी ऑल अदर ईओक्यू assumptions आर वैलिड, कि सारी अदर EOQ जो assumptions हैं वो वैलिड रहती हैं। दैट मीन्स के प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी इज अनदर एडवांस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या है, एक तरह से एडवांस फॉर्म है किसकी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, बिकॉज ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से गाइड कर रहा होता है। तो दैट इज प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी इज यूजफुल व्हेन इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली फ्लो और बिल्ड अप over a period of time after an order has been placed, or when units are produced and sold simultaneously, जब units को produce या sold कर दिया जाता है simultaneously, takes into account the daily production rate and the daily demand rate, and takes into account the daily production rate and daily demand rate। कि daily production rate क्या है और daily demand rate क्या है, हम उसी को सामने रखते हुए आगे कर लेते हैं और आगे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ऑल अदर EOQ assumptions आर वैलिड, यानी जितने भी EOQ assumptions हैं वो वैलिड रहती हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे होते कि उनमें हम कहेंगे देयर इज अ फर्दर चेंजेस। नो, देयर एग्जिस्ट अ सिंपल केस कि यहाँ पे हमने उसी हिसाब से उसे चेंज कर रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि इससे हम यही कह सकते हैं कि EOQ के assumptions remained valid इन सच केसेस, क्या इन केसेस में EOQ की assumptions हमारे पास वैलिड ही रहती हैं। इन्वेंट्री लेवल ओवर टाइम प्रोडक्शन मॉडल में अब क्या होता है, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन मॉडल में क्या हुआ, डिमांड फॉर दिस वन, डिमांड पोर्शन साइकिल यहाँ पे आया, एंड देन अगेन हमारे पास क्या, प्रोडक्शन साइकिल, यहाँ पे प्रोडक्शन बन रही, प्रोडक्शन हुई, यहाँ पे आया, फिर डिमांड आई। यानी एक साइड हमारी प्रोडक्शन है, एक साइड हमारी डिमांड है, एक साइड हमारी प्रोडक्शन है और एक साइड हमारी डिमांड है, और मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल हमारे पास यहाँ पे। यानी पहले आपके पास ज्यादा रैपिड हमारे पास प्रोडक्शन होगी, फिर डिमांड आहिस्ता हुई, फिर रैपिड प्रोडक्शन हुई, फिर हमारे पास डिमांड आहिस्ता होगी। तो मानी इन दिस वे वी आर गोइंग टू सी इट फर्दर कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे हमने इन चीजों को आइडेंटिफाई करना है या एडजस्ट करना है। हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट। तो ये हमने देखना है कि इन्वेंट्री लेवल्स ओवर टाइम कैसे और किन बेसिस पे जनरेट होते हैं और उनको हमने जनरेट करके कैसे आगे लेकर जाना है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी देम। सो नाउ मूविंग फर्दर, पीरियड ऑर्डर क्वांटिटीज आती हैं। क्या आती हैं हमारे पास, पीरियड ऑर्डर क्वांटिटीज आती हैं। कैलकुलेट और डिटरमिन EOQ, क्या करना है हमने, कैलकुलेट करना है, डिटरमिन करना है EOQ को। डिटरमिन एवरेज वीकली यूजेज, डिवाइड EOQ बाय एवरेज वीकली यूजेज, यानी एवरेज वीकली यूजेज से हमने क्या करना है, कितना आ रहा है EOQ को उससे हमने डिवाइड कर देना है। ऑर्डर द अमाउंट नीडेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड टू सेटिस्फाई डिमांड ड्यूरिंग पीरियड, यानी ऑर्डर कर देना है नेक्स्ट ड्यूरिंग द डिमांड ऑफ दैट पीरियड, कि जब भी हमारे पास डिमांड आएगी। Now there is some practice question, we are going to see it, यानी हम इसको करते भी हैं साथ साथ और इसको परफॉर्म करते हैं। सारा सिल्क स्क्रीनिंग सेल्स सोवेनियर शर्ट्स। अब क्या करती है वो, सोवेनियर शर्ट्स को यहाँ पे सेल करती है। सारा इज ट्राइंग टू डिसाइड हाउ मेनी टू प्रोड्यूस फॉर अपकमिंग नेमिंग ऑफ द कॉलेज शर्ट्स, यानी कॉलेज शर्ट्स को हमने देखते जाने हैं कितनी हमारे पास मेंटेन हो रही है। द यूनिवर्सिटी विल अलाउ हर टू सेल द शर्ट्स ओनली ऑन वन डे, यानी कि वो कह रहे हैं हाउ मेनी टू प्रोड्यूस टू और अपकमिंग नेमिंग ऑफ द कॉलेज मैनेजमेंट। द यूनिवर्सिटी विल अलाउ हर टू सेल द शर्ट्स ओनली ऑन वन डे, यानी कब करना है, वन डे, द डे दैट द स्कूल नेमिंग इज अनाउंस्ड, कहते हैं अब इसे न्यू स्कूल नेमिंग को अनाउंस किया जाए। सारा विल सेल द टी शर्ट्स फॉर $20 ईच, कब कर रही है वो,
$20 ईच के हिसाब से उसे सेल कर रही है। व्हेन द इवेंट डे इज ओवर शी विल बी अलाउड टू सेल द रिमेनिंग स्टॉक्स फॉर $4 ईच। If it costs Sarah $8 to make the specialty shirts, she estimates mean demand of 545 with standard deviation of 159. How many shirts should she make? कितनी shirts उसे बनानी चाहिए? अब अगेन देखें तो उसने कहा जी एक सारा शर्ट सोवेनियर शर्ट्स बना रहे हैं, उसने कहा जी नए उसके इवेंट के लिए मैं जो हूं उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व करूं। सो द यूनिवर्सिटी will allow her to sell the shirts only on one day, the day that the schooling naming is announced. She will sell the t-shirts on that day $20. Afterwards वो $4 की बिकेंगी और कॉस्ट कितनी पड़ी सारा को $8 पड़ी एंड मेक तो she estimate mean demand for 545 एंड उसी के ऊपर हम कहेंगे with the standard deviation of 115। अब पहले अगर मैं कहूँ कि डाटा इकट्ठा करें, क्या करें हम इसमें डाटा इकट्ठा करें कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो अगर मैं कहूँ जी कि ओवरऑल हमारे पास जो वैल्यू आ रही है या वो हमारे पास जो वैल्यू जनरेट हो रही है, हमारे पास कॉस्ट कितनी पड़ रही है दैट इज अगेन दिस मच और हमारे पास शर्ट की प्राइस कितनी है दिस मच। तो हम पहले निकालेंगे कि मेन प्रॉफिट कितना आ रहा है तो दैट इज एमपी इक्वल्स टू 12। कितना आ रहा है मेरे पास एमपी 12 का आ रहा है। उसी के साथ मैं कह रहा हूं कि हमारे पास लॉस कितना आ रहा है दैट इज ऑफ अगेन 4 और 8 का यानी कि हमारे पास मीन लॉस कितना आ रहा है दैट इज ऑफ 8। सो पीसी हमारे पास कैसे बनेगा, पीसी इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 क्या बन जाएगा पीसी 12 प्लस 4 यानी ये हमारे पास पीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसमें पीसी हमारे पास ये डेवलप हो रहा है हमारे पास एंड 1 माइनस पीसी क्या बनेगा दैट इज अगेन वी कैन कैलकुलेट इट। तो और उसके बाद हम देखेंगे जी टेबल्स को, क्या देखेंगे हम इसमें जी टेबल्स को देखेंगे कि हमारे पास क्या चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करें। तो व्हाट अमाउंट दैट दे शुड मेक दैट शी वुड मेक। तो अब उसने कहा जी कि हमारे पास जो डिमांड है क्या है हमारे पास एक्स जो है हमारे पास वो कितनी है 545 है। कितनी हमारे पास 545। तो हमने हर चीज का आप देखें डाटा इकट्ठा कर लिया है। क्या कर लिया हमने डाटा इकट्ठा कर लिया और उसी के हिसाब में हमने इसको वेरिएट कराने के कितनी हमारे पास वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं या कितनी वेरिएशंस हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रही हैं। तो अब हम देखते हैं जस्ट अब यहां पे देखें तो हमारे पास इसमें हमारे पास मीन प्रॉफिट आ रहा था दैट इज ऑफ 12 कितना आ रहा है हमारे पास दैट इज ऑफ 12 और मीन लॉस जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 4। अब पीसी जो हमने निकालना है वो कितना निकाल रहे हैं हम 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 दैट इज ऑफ 4 डिवाइड बाय 12 प्लस 4। जब 12 प्लस 4 आ गया हमारे पास तो देन अगेन यहां पे हमारे पास जो इसका मैयर आ रहा है वो कितना आ रहा है दैट इज अगेन 0.25 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे पास दैट इज अगेन 0.25 एग्जिस्ट कर रहा है कि 0.25 में मेरा कितना मैयर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पे मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट चीज जो उसके बाद आनी 1 माइनस पीसी फाइंड करनी। क्या करना है मैंने 1 माइनस पीसी दैट इज 0.75 यानी कि मेरे पास पीसी भी एग्जिस्ट कर रहा है और 1.75 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो और डिमांड मेरे पास कितनी है जी 575 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए यहां पे मेरे पास क्या डिमांड एग्जिस्ट कर रही है दैट इज दिस मच यानी ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। तो अगेन यहां पे मैं वही करूंगा एमपी दैट इज अगेन 12 ml 4 पीसी 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 दैट इज 0.25 ये भी मैंने किया है। 1 माइनस पीसी इज इक्वल टू 0.75 कितना आ रहा है मेरे पास 0.75। अब जब 0.75 मेरे पास एग्जिस्टेंस में आ रहा है तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या करूंगा दैट इज अगेन आई एम गोइंग टू सी कि मेरे पास और क्या चीजें एग्जिस्ट करेंगी। अब यहां पे देख रहा हूं तो 0.75 मेरे पास एग्जिस्टेंस में आ रहा है। कितना आ रहा है 0.75 मेरे पास एग्जिस्टेंस में आ रहा है। अब यहां पे मैंने कहा जी मेरे पास जो डिमांड है दैट इज 575 है। कितनी हमारे पास है डिमांड है 575 है डिमांड और 575 ही मेरे पास डिमांडिंग मेरे पास एक्यूरेट आ रहा है और वही मुझे गाइड करेगी कि मेरे पास कितनी डिमांड होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। जी की वैल्यू अगर मैं कहता हूं कि अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जी की वैल्यू मैं कहता हूं जी यहां पे अब मेरे पास डी भी आया तो मैं कह रहा हूं जी की टेबल से वैल्यू देखी तो आई आंसर हमारे पास 0.67 ये मैं लेके लाया हुआ था। अगर आप उसे अपेंडेक्स में जाके भी देखेंगे तो अपेंडेक्स में भी जाके ये वैल्यू आ रही है जी की वैल्यू 0.67 आ रही है। कितनी आ रही है 0.67 आ रही है जी की वैल्यू। तो इसका मतलब है x इक्वल्स टू 545 प्लस 0.67 इंटू अभी देखिए यहां पे आ रहा है प्लस 0.67 क्या आ रहे हैं हमारे पास 0.67 आ रही है। अब 0.67 निकालने के लिए हम क्या करेंगे दैट इज ऑफ दिस मच 0.67
इनटू, अब यहां पे क्या करना है, हमने क्या निकालनी है, दैट इज अगेन कि हमारे पास कितनी वैल्यूएशंस आ रही हैं, कितनी वैल्यूएशंस डिफरेंट तरीके से आ रही हैं। तो जो नॉर्मल हमारे पास आ रही हैं वो किस तरह आ रही हैं, दैट इज ऑन द पीसी, यानी पीसी हमारे पास क्या 25% है और उसके हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। 25% क्या है। अब यहां पे मैं अगर यहां पे बात करूं तो यहां पे मेरे पास आ रही है 115 आ रहा है। जब मैंने इसका 25% लिया, क्या लिया मैंने इसका 25% लिया, तो मेरे पास आ रही है दैट इज जी सिग्मा, और यहां पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 622। कितनी आ रही है मेरे पास, दैट इज 622। तो उसे जितनी शर्ट्स बेचनी चाहिए दैट इज 612। अब यहां पे आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, यहां पे याद करें ये वाला जो हमने पढ़ा था जिसमें हम पीसी को पढ़ रहे थे, तो x इक्वल्स टू 545 प्लस 0.67। अब 115 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या चल रही है हमारे पास, एक तरह से स्टैंडर्ड डेविएशंस चल रही हैं कि हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशंस ने जनरेट होना है, और यही हमारे पास लेकर हमारे चल रही है। यानी इन अदर वर्ड्स जब हम कहते हैं कि 575 है, 545 है, तो 545 का अगर मैं 25% या स्टैंडर्ड डेविएशंस निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आ रही है 115। यानी इन अदर वर्ड्स दैट इज द केस कि यहां पे मैं कहूं ये मेरे पास वैल्यू, ये मेरे पास 545 आ रही है मीन डिमांड, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू, यानी कहां गया हमारे पास, दैट इज ऑफ 545, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू। और जिसको मैंने एक्सटेंड किया तो यहां पे मैंने कहा जी ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास जी है, और जी ने जो मुझे बताया दैट इज ऑफ 115। यहां पे मेरे पास आ गया 115 आ रहा है, और 115 के हिसाब से मैं यहाँ पे इसे लेकर चल रहा हूं। तो दैट इज यू कैन डू ऑन कैलकुलेटर। मैंने तो यहाँ पे कैलकुलेटर से किया तो मेरे पास तो आंसर एक्यूरेट आ रहा है। यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन द कैलकुलेटर, कि आप इसे कैलकुलेटर के हिसाब से भी आगे चला सकते हैं। सो दैट इज द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्या है हमारे पास, EOQ से रिलेटेड है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, द ग्रेट साउदर्न ऑटोमेटिक कंपनी बाइज, ओवरऑल यू कैन से के बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, और यहां पे हमारे पास लेके आ रहे हैं द ग्रेट साउदर्न ऑटोमेटिक बाइंग स्टीयर्स व्हील सप्लायर वन पर्टिकुलर स्टीयरिंग व्हील आई हैज अ नोन एंड कांस्टेंट डिमांड रेट ऑफ 2000। ये क्या आ गया मेरे पास, डी आ गया 2000। और उसके बाद ही साथ ही मेरे पास क्या आ रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग क्या आ रही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज सेटअप कॉस्ट हमारे पास आ रही है दैट इज ऑफ 100, और कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, एच कितनी आ रही है, दैट इज $2 पर डॉलर, एंड 2 वीक्स टू अराइव। तो लीड टाइम कितना है हमारे पास, 2 वीक्स आ रहा है। कंप्यूट ऑप्टिमल EOQ, तो EOQ कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो दैट इज Q, दैट इज √2DS/H। तो यहां पे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या आ रहा है। रीऑर्डर पॉइंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कितने डेज आपको चाहिए, तो यानी पर डे पहले निकालेंगे और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। अब रीऑर्डर पॉइंट को अगर मैं देखना चाहूं तो रीऑर्डर पॉइंट में क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, सबसे पहले तो रीऑर्डर पॉइंट में अगर मैंने निकालना है तो मुझे क्या चीजें चाहिए होंगी, पहले पर डे निकालना है। क्या निकालना है मैंने, पर डे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं इसे पुट करता हूं, तो यहां मेरे पास जो मेरे पास कैलकुलेटिव पड़ा हुआ है, तो कैलकुलेटिव में 2000 100 डिवाइडेड बाय दैट इज 2, कितना आ रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑफ 2, यानी कि 2 हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो ये हमारे पास जो आंसर यहाँ मेरे पास कैलकुलेटिव आ रहा है दैट इज 447 यूनिट्स आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे पास, 447 यूनिट्स आ रहा है। तो जब मेरे पास 447 यूनिट्स आ रहा है तो दैट मीन्स कि हम इसी को लेकर आगे चलेंगे। अब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 447 आ रहा है, तो 447 इसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, और 2000 अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास आ गया EOQ। अगली चीज आ रही है मेरे पास रीऑर्डर पॉइंट। क्या आ रहा है मेरे पास, रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट कैसे निकलता है, ROP इक्वल्स टू वीकली डिमांड इनटू लीड टाइम। वीकली डिमांड मुझे कितनी चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, वीकली डिमांड पहले निकालता हूं 2000 डिवाइडेड बाय 52 वीक्स होते हैं, इनटू लीड टाइम कितना है मेरे पास 2 वीक्स है। तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो यहां पे आपके लिख देंगे, और जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है वो देखिएगा, दैट इज अगेन मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज ऑन कैलकुलेटर, मेरे पास आ रहा है आंसर दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट 223 नहीं, दैट इज ऑलमोस्ट 77 यूनिट्स। यानी जब मेरे पास 77 यूनिट्स रह गए तो तब मेरे पास इसकी वैल्यूज आ रही हैं। एवरेज इन्वेंट्री लेवल अगेन क्या करेंगे, EOQ कितना है 447 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। ठीक है, द टाइम बिटवीन सक्सेसिव ऑर्डर्स, क्या निकाल रहे हैं वो, टाइम बिटवीन सक्सेसिव ऑर्डर्स, तो दैट मीन्स कि वो कितने टाइम में हमारे पास चल रहा है, या टाइम बिटवीन सक्सेसिव ऑर्डर्स कितना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ओवर द ईयर कितने होंगे हमारे पास, दैट इज डिमांड डिवाइड बाय Q। तो दैट मीन्स कि हमारे पास 2000, दैट इज अगेन यहां पे हमारे पास आ रहा है दैट इज 2000, यानी बल्कि इधर करते हैं D/Q, दैट इज 2000
डिवाइडेड बाय 447, तो ये मेरे पास आ गया, दैट इज ऑफ अगेन 4.5 ऑर्डर्स। कितने आ रहे हैं मेरे पास? 4.5 ऑर्डर्स। अब 4.5 ऑर्डर्स आ रहे हैं ओवर द ईयर, तो बिजनेस डे से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? ये आपका टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स। और टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे निकलती है? अगेन पहले होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर आप उसके बाद आगे उनको कैलकुलेट करते हो, दैट इज टोटल कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे आ रही है मेरे पास? डी ओवर क्यू इंटू एस प्लस, आगे चलेंगे हम तो Q ओवर 2 इंटू एच, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो दैट्स हाउ वी आर परफॉर्मिंग दिस EOQs. So that's the end of our lecture number 24. We have completed with all the systems with the EOQs, and now we are moving towards the next chapter that is related to the ordering systems, and inshallah in the 25th lecture we are going to cover it, that one. For now it's the end of the lecture number 24. Allah Hafiz.